लिखिए, तीन या तीन से अधिक कार्बन परमाणु आपस में मिलकर वलय का निर्माण करते हैं। वलय मीन्स होता है रिंग, यानी घेरा। वलय यानी कि रिंग का निर्माण करते हैं, जिन्हें चक्रीय यौगिक कहते हैं। चक्रीय यौगिक कहते हैं। चक्रीय यौगिकों को ज्यामितीय आकृतियों से प्रदर्शित किया जाता है। ज्यामितीय आकृतियों से प्रदर्शित किया जाता है। ज्यामितीय आकृति में उपस्थित कोने ज्यामितीय आकृति में उपस्थित कोने ज्यामितीय आकृति में उपस्थित कोने कार्बन परमाणु की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। कार्बन परमाणु की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, जो कार्बन है वो मिलके घेरा भी बनाते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कि ये तीन कार्बन ने मिलके और घेरा बना लिया। तो ये तो इसकी एक्चुअल संरचना है, लेकिन इसको कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है? तीन कोनों वाली आकृति कौन सी होती है? त्रिभुज होती है ना, ट्राइगोन होता है। तो ये इसको ऐसे भी प्रदर्शित किया। तो ये तीन कोण है, इसका मतलब यहाँ कितने कार्बन है? तीन कार्बन है। ठीक है, अब तीन कार्बन है और ये देखिए ये लाइन है जो है, ये क्या है? ये लाइन सिंगल बॉन्ड को प्रदर्शित करती है। आपको मैंने बताया था ना कि भाई इसमें क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। तो सिंगल बॉन्ड होता है। इस केस में ये क्या चीज़ होगी? तीन कार्बन वाली क्या होगी? एल्केन होगी। यहाँ वो फार्मूला नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना। फार्मूला लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ सिर्फ नाम लिखने के लिए बंद देखेंगे और बंद दिखेंगे यहाँ पे हमें। ठीक है, तो तीन कार्बन वाली एल्केन का क्या नाम होगा? प्रोपेन। लेकिन प्रोपेन तो वो होती है जो सीधे तीन कार्बन होते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि हम पढ़ रहे हैं चक्रीय, और चक्रीय को इंग्लिश में बोलते हैं साइक्लो, तो यहाँ पर ये बताने के लिए कि भाई ये चक्रीय है, हम इसका नाम कैसे लिखते हैं? साइक्लोप्रोपेन। तो ध्यान रखना, कार्बन सिर्फ श्रृंखला ही नहीं बनाता, वो सीधे सीधे नहीं बनाता जो हमने कल तक पढ़े थे, बल्कि ऐसे चक्रीय भी बनाता है। अब ये आ गया, ये क्या है?
वर्ग है, इसका मतलब कितने कार्बन हो गए इसमें, यानी इसके 4 कोने हो गए। वर्ग हो, चतुर्भुज हो, आयत हो, कोई भी हो, उसके 4 कोने हो गए। इसको भी जो है हम कैसे बना सकते हैं, इसको भी अगर इसकी सही संरचना लिखनी चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, और इसका भी क्या नाम हो जाएगा अब, साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह से ये पंचभुज हो गया तो क्या नाम हो जाएगा, और षटभुज हो गया तो, ठीक है, उतारो। ये एक्चुअल बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये 1-2 बना लो, बाकी सीधे ही आप इसके नाम लिखना सीखो, क्योंकि ये दिए कार्बनिक यौगिकों का दहन दहन तो इंग्लिश में कहते हैं कंब्यूशन। लिखो, किसी भी कार्बनिक यौगिक को जलाने पर, दहन का मतलब होता है जलाना, किसी भी कार्बनिक यौगिक को जलाने पर सदैव CO2 व जल बनता है। आपने किसी भी कार्बनिक यौगिक को जलाया, चाहे कोई सा भी हो, इतने सारे हमने पढ़े हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि 2 लाख से ज़्यादा है इनकी संख्या, तो 2 लाख से ज़्यादा है, तो कोई भी कार्बनिक यौगिक है उसको आपने पढ़ाया है, तो पढ़ाने पर मतलब इसको जलाया है, सॉरी, तो जलाने पर हमेशा ये 2 चीज़ें बनेगी, तीसरी कोई चीज़ नहीं बनेगी। हाँ, ये बात अलग है कि क्लोरीन है तो क्लोरीन निकल जाएगी क्लोरीन के रूप में, पर मूल जो हाइड्रोकार्बन होता है उसमें मूल चीज़ क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो उसको अगर आप जलाओगे तो हमेशा क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। बस फिर अपने को बस उसको बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करना जो है वो हम सीख चुके हैं, तो अभी तो आप उतार लो इसको, इनको घर पे जाके बैलेंस करना आप लोग, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट ये 2 ही होंगे, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, कोई सा भी ले लो आप, उसको अगर आप जलाओगे, और जलाने का मतलब है ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना, ऑक्सीजन के बिना कोई चीज़ जल नहीं सकती है, तो हमेशा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बनिक यौगिकों के अभिक्रियाएं, कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाएं, लिखिए। पहले नंबर 1 संकलन अभिक्रिया, और संकलन अभिक्रिया का दूसरा नाम है योगात्मक अभिक्रिया। और योगात्मक अभिक्रिया हम लोग पढ़ चुके हैं कि 2 जने जुड़ जाएंगे, अब चाहे वो कार्बनिक यौगिक हो उसमें जुड़ते हो, तो संकलन अभिक्रिया का मतलब है 2 जने जुड़ के और एक प्रोडक्ट बनाएंगे। ये बस इसका यहाँ नाम थोड़ा चेंज होता है, इसलिए मेरे को यहाँ लिखवाने की जरूरत पड़ गई। दूसरी लिखिए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और इस प्रतिस्थापन अभिक्रिया का भी दूसरा नाम है विस्थापन अभिक्रिया, जो हम पढ़ चुके हैं।
ठीक है ना। अब अभिक्रियाएं सारी लगभग वही होती है, थोड़ा सा कार्बनिक यौगिकों के लिए स्पेशल इनको नाम दे दिया गया है। तो नाम दे देने की वजह से चलो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो ये दहन की जो अभिक्रिया लिखी हुई है ये इन दोनों में से कौन सी है? विस्थापन है या, ठीक है ना, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ ऑक्सीजन ने क्या किया, कार्बन के साथ हाइड्रोजन था उसको हटा दिया और उसकी जगह पे खुद आ गया। या उल्टा बोल दो कि हाइड्रोजन के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ था उसको हटा दिया और उसकी जगह खुद आ गया। हालांकि ऑक्सीजन यहाँ दोनों जगह आया है, ये बात अलग है। समझ में आ गया ना, यानी कि दोनों को उसने रिप्लेस कर दिया, कार्बन को रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन के साथ से, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया कार्बन के साथ से, ठीक है। तो ये आपके, अब लिखिए कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। सबसे पहले लिखिए एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। IUPAC नाम है इसका एथेनॉल। वैसे कल मैंने बता दिए थे इसके नाम आपको, जो कॉमन नाम है। लिखो यह एक वाष्पशील द्रव है, यह एक वाष्पशील द्रव है। यह नशीला होता है, यह नशीला होता है। अतः इसका उपयोग पेय पदार्थों के रूप में किया जाता है। शुद्ध एथिल अल्कोहल को, शुद्ध एथिल अल्कोहल को परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं। परिशुद्ध, यानी कि देसी दारू जो होती है, वो देसी जो शराब होती है वो क्या होती है, वो परिशुद्ध अल्कोहल, 100% प्योर अल्कोहल होता है वो। जो अंग्रेजी शराब होती है उनमें अल्कोहल के कुछ परसेंटेज होते हैं, मतलब जैसे कई सारी चीजें जो है, अब ये एडिक्ट बनाने के लिए आम तौर पे ये जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा, मैंने आपको बताया था कि कोल्ड ड्रिंक में 1% होती है, बियर में ये 7-8% होती है। फिर उसके अलावा अब ये इनकी जो अलग अलग जो नाम है, जैसे रम, वाइन, ये इनकी परसेंटेज इसमें अलग अलग होती है। मतलब तो जो अंग्रेजी जो शराब होती है उसमें कुछ फ़ायदेमंद चीज़ें भी, मतलब प्योर वो अल्कोहल नहीं होता, कहने का मतलब है उसमें कुछ ये दूसरी चीज़ें भी मिलाई जाती है, मतलब उनके हिसाब से कि भाई प्योर नहीं होता। देसी शराब होती है वो प्योर क्या होती है, परिशुद्ध अल्कोहल होता है वो, बिल्कुल प्योर। मतलब इसी वजह से जो है, जो देसी शराब पीने की वजह से ज़्यादा नशा हो जाता है। और इसके अलावा
ये नशीला होता है, नशा लाता है, और जो भी चीज़ नशा लाती है वो क्या करती है, वो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उस पे उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है, यानी उसके काम में रुकावट डालता है। मतलब इस वजह से जो है तंत्रिकाओं का कार्य प्रभावित होने के कारण ये जो आवाज़ लड़खड़ाने लगती है, सही ढंग से चला नहीं जाता है, ये सारे जो लक्षण हैं ये तंत्रिका तंत्र के प्रभावित होने के कारण होता है ऐसा। ठीक है। और ज़्यादा समय तक, आपको पता है, कोई बताने की बात नहीं है कि लीवर इससे प्रभावित होता है, लीवर खराब होता है, मतलब शराब का ज़्यादा समय तक सेवन करने से। आगे लिखो। अल्कोहल को पीने से व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता, अल्कोहल को पीने से व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता तथा मांसपेशियां प्रभावित होती है। दूसरा लिखिए, अगला सेकंड नंबर, ये एथेनॉल बस खत्म हो गया। दूसरा लिखिए मेथिल अल्कोहल, यानी कि मेथेनॉल। लिखो, यह एक जहरीला द्रव है, यह एक जहरीला द्रव है। अब ये मेथिल अल्कोहल जो एक कार्बन वाला होता है, ये जहरीला होता है, पॉइजनस होता है। इसको अगर आप पी लेंगे तो ये मर जाएगा, मतलब इसको पीने वाला, और कम मात्रा में पी लेगा तो अंधा हो जाएगा। कई बार अखबारों में ये खबर आती है कि शराब पीने से इतने व्यक्ति अंधे हो गए या मर गए, तो उसका ये रीज़न भी होता है कि उसमें मेथिल अल्कोहल या फिर एक दूसरा जो एथेनॉल है वो बन जाता है, उस वजह से ऐसा होता है। आगे लिखिए, एथिल अल्कोहल को पीने से रोकने के लिए उसमें मेथिल अल्कोहल मिलाकर उसका विकृतीकरण कर दिया जाता है, उसका विकृतीकरण कर दिया जाता है, जिससे अल्कोहल पीने योग्य नहीं रहता, जिससे अल्कोहल से मतलब यहाँ एथिल अल्कोहल से, देखे ना, पीने के काम सिर्फ एक ही आता है, पीने योग्य नहीं रहता। अब देखिए, एथिल अल्कोहल सिर्फ शराब के रूप में ही काम में नहीं आता है, इसके दूसरे भी उपयोग हैं, जैसे जो इत्र बनाने में, क्योंकि देसी शराब है वो बहुत सस्ती होती है, इस वजह से इत्र के लिए ऐसी चीज़ चाहिए, ये अल्कोहल जितने भी होते हैं ये वाष्पशील होते हैं, बढ़िया, इनकी वाष्प बहुत अच्छी बनती है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई शराब अगर पिया हुआ होता है तो भी तुरंत स्मेल आ जाती है हमें, जैसे इत्र की स्मेल आ जाती है,
उसी तरह से। तो जो भी चीज़ वाष्पशील होती है, किसी भी चीज़ की स्मेल फैलने के लिए उसका वाष्पशील होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो वो वाष्पशील अगर होती है तो फिर उसकी स्मेल आ जाती है। अब एथिल अल्कोहल इत्र बनाने में भी इस्तेमाल होता है। दूसरा, स्कूल कॉलेजेस में इस्तेमाल होता है। ये एक अच्छा विलायक भी है, वस्तुओं को घोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कई चीज़ों में। तो अब क्या है कि स्कूल कॉलेजेस में एक्सपेरिमेंट के लिए भी ये काम में होता है। हॉस्पिटल में भी ये काम आता है स्प्रिट के रूप में, हालांकि उसमें दूसरी चीज़ें भी होती हैं। तो इसके इतने सारे यूज हैं। अब समस्या क्या उत्पन्न हो जाती है कि वहाँ पे जहाँ पे इस पे काम में लिया जा रहा है ये, वहाँ अगर कोई पीने वाला मौजूद हो, मान लो इत्र बनाने की फैक्ट्री है, उसमें मजदूर है, वो शराब पीते हो मान लो, और ऐसा पॉसिबल भी होता है। स्कूल कॉलेजेस है, वहाँ मान लो जो लैब में काम करने वाला है और वो पीने वाले हैं, तो वो क्या करेंगे, क्योंकि इनकी बड़ी सप्लाई पहुँचती है स्कूल कॉलेजेस में, 40-40, 50-50 लीटर जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है एक साल में, बल्कि उससे भी ज़्यादा उसकी सप्लाई होती है। तो फिर ये देखा गया कि जो पीने वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो उसको कुछ टाइम में ही ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अब इनको ऐसा तो है नहीं अब, क्योंकि उनकी रखवाली भी वही लोग कर रहे हैं। तो इस चक्कर में जो है वो मालिक जो है उसका नुकसान हो जाएगा, और जैसे सरकारी तौर पे है तो सरकार का नुकसान हो जाएगा। तो फिर इसको पीने से रोकने के लिए अदर यूज के लिए जो भी एथिल अल्कोहल होता है उसके अंदर क्या किया जाता है, उसके अंदर मेथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है। हालांकि इतनी मात्रा ज़्यादा नहीं मिलाई जाती कि कोई मर जाए, क्योंकि लेकिन अब उसको जो पिएगा धीरे धीरे उसकी आंखें जाती रहेगी, वो जो है अंधा हो जाएगा अगर उसका लगातार सेवन किया उसने। तो ये इसको कहते हैं विकृतिकृत करना, कि आपने उसको क्या कर दिया, एथिल अल्कोहल को खराब कर दिया। खराब मीन्स पीने के लिए खराब कर दिया, अब वो पीने के काबिल नहीं रहा। हालांकि ये चीज़ देखी गई कि अब जो अनपढ़ होते हैं या कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको मेथिल अल्कोहल का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो फिर भी पी जाते हैं, भले ही आंखें खराब हो जाए, फ्री की मिलनी चाहिए। तो ये तो आजकल इसको भी बदल दिया गया है। आजकल विकृतीकरण जो है उसके लिए जो कॉपर सल्फेट है, ये वाला COSO4, ये COSO4 उसके अंदर मिला देते हैं। तो COSO4 मिला देते हैं तो COSO4 ज़्यादा खतरनाक जहर है। और दूसरी बात यह है कि उसका रंग नीला पड़ जाता है अल्कोहल का। तो नीला पड़ जाता है ना, तो नीला पड़ जाने के कारण से अब वो जो है, पहली बात तो यही है कि उसमें उसको ये बता दिया जाएगा कि ये देख नीला है, इसमें ये जहर मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा एक और है कि एक और ट्रीटमेंट भी किया जाता है, एक और यौगिक होता है जिसका नाम होता है पिरिडिन। मतलब आजकल क्योंकि वो लोग मेथेनॉल मिला हुआ भी नहीं छोड़ते पॉकेट में, तो पिरिडिन, ये पिरिडिन इतना ज़्यादा बदबूदार केमिकल होता है कि ये अल्कोहल की गंध को पूरी तरह दबा देता है, ये भी जहर है। तो आम तौर पे जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है या पढ़ा लिखा नहीं है, वो अल्कोहल को किससे पहचानता है, वो उसकी स्मेल से पहचानता है। तो ये पिरिडिन मिला देते हैं उसमें। तो पिरिडिन में इतनी खुद जो है बदबूदार होती है पिरिडिन कि ये उस अल्कोहल की बदबू को क्या कर देगी, दबा देगी, मतलब उसको स्मेल ही नहीं आएगी, किससे ही ख़त्म हो जाएगा। और ये इतनी भयंकर बदबूदार होती है कि उसको पता भी चल जाए, वो पढ़ भी ले कि ये एथिल अल्कोहल है, तो वो उसको पी नहीं पाएगा, मतलब
ठीक है ना, ये इतनी ज़्यादा बदबूदार होती है पिरिडीन जो होती है। तो इस तरीके से एल्कोहल जो है उसको विकृतीकृत करके और उसको पीने से रोकते हैं। आगे ध्यान रखना, एक सिर्फ आप नाम लिख लें, वैसे हम इसको अम्लों में, या नाम लिखने की भी जरूरत नहीं है, इसमें एनसीईआरटी की बुक में एक एसिटिक एसिड और दे रखा है, तो एसिटिक एसिड के गुण वगैरह हमने पढ़ लिए अम्ल के अंदर, ठीक है ना, कि भाई एसिटिक एसिड क्या होता है। इसमें एक दो लाइन चलो लिख लो। एसिटिक अम्ल, शायद वहां पे ये बातें नहीं आई थी, लिखो एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहते हैं। फिर आगे एक लाइन और लिखें इसमें एसिटिक अम्ल में कि इसका क्वथनांक 290 केल्विन होता है। अतः सर्दी के दिनों में ये जम जाता है। सर्दी के दिनों में ये जम जाता है। अतः इसे ग्लेशियल से संकर वाला है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। फिर एक और लाइन लिख लो। जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से कराते हैं, जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया, जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से कराते हैं तो एस्टर बनता है, तो एस्टर बनता है। जिसमें फलों जैसी गंध होती है, जिसमें फलों जैसी गंध होती है। हेलो, वालेकुम सलाम।